Hello friends, welcome to our masterclass module 5. Well, अभी तक हमने मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 जो हमारे थे उसमें हमने स्क्रीन प्लेस के बेसिक सीखे, हमने कुछ टेक्निक सीखी, आइडिया जनरेशन की, हमने कुछ प्रोसेस सीखा स्क्रीन राइटिंग का। अगर आप मॉड्यूल 5 अभी देख रहे हैं तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि आपको शायद थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और शायद आपने घर पे कुछ प्रैक्टिस भी की होगी। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहना ही स्क्रीन राइटर बनने का जो सपना है आपका वो पूरा कर पाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी छोटे मोटी चीज़ें हैं या कोई भी स्टोरीज आपके मन में आती हैं और आपको लगता है कि ये किसी काम की नहीं, अभी हम इस पे काम नहीं करते हैं, सो मेरा आपको सुझाव है कि आप उसको कहीं ना कहीं लिख लें उस स्टोरी को, बिकॉज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो स्टोरी ही आपकी किसी कैरेक्टर की स्टोरी बनेगी या आपकी कहानी का कोई सब प्लॉट बनेगा। सो देखते हैं दोस्तों, आज हम जो मॉड्यूल 5 है हमारा, अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कार बना रखी है। आप सोच रहे होंगे कार का क्या कनेक्शन है इस क्लास के साथ, तो मैं आपको बताता हूँ। इस मॉड्यूल में दोस्तों हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं लॉग लाइन, सिनॉप्सिस, ट्रीटमेंट, इसके अलावा टैगलाइन क्या होती है, थीम क्या होता है। ये कुछ 4-5 चीजें हैं दोस्तों जो अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को बहुत तंग करती हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान कहानी की तरफ होता है। हम कहानी को लिखते हैं, कहानी के बारे में सोचते हैं और स्क्रिप्ट के बारे में सोचते हैं, और हमें ये जल्दी से जल्दी उस स्क्रिप्ट को बना देने की एक होड़ सी होती दिमाग में, एक कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा, और हमें लगता है कि बस अब जल्द से जल्द ये जो एक ख्वाब है, एक सपना है, ये हकीकत बन जाए और हम इसको एक फिल्म में कन्वर्ट कर दें। बट स्क्रीन राइटिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों वो सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखने तक का नहीं है। हम लोग की कोशिश यही होती है कि हम लोग अच्छे से अच्छा स्टोरी लिख दें, बट एक बहुत ही अहम एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं पिचिंग। जब आप अपनी स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था स्पेक स्क्रिप्ट के बारे में, तो जब आप एक स्पेक स्क्रिप्ट अपनी लिख लेते हैं और आप उसको मार्केट में जाते हैं उसको सेल करने के लिए और आप कोई अच्छा प्रोड्यूसर ढूंढते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपकी जो 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 स्टोरी है उसमें कोई ऐसा हुक होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी खास बात होनी चाहिए जिससे सामने वाले प्रोड्यूसर को इंटरेस्ट आए। जैसा कि मैं आपको एक आमतौर पे एक बात है जो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, किसी भी प्रोड्यूसर के पास डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो तकरीबन 150 से 200 स्क्रिप्ट्स आती ही आती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक प्रोड्यूसर के लिए आसान होता है कि वो एक सारी स्क्रिप्ट्स को एक एक करके पढ़े? अगर एक स्क्रिप्ट को हम एवरेज भी मान लें, अगर वो 80 या 90 पेजेस की है, तो भी क्या आपको लगता है कि एक प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल है कि वो हर एक स्क्रिप्ट को पूरा 80-90 पेजेस या 100 पेजेस तक पढ़े और उसके बाद उस पर डिसीजन ले कि वेदर आई शुड मेक दिस फिल्म और नॉट? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट गाइस, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस। और एक स्क्रिप्ट को पढ़ना, उसको समझना, उसको अपने अंदर पूरा इम्बाइब कर लेना, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। तो और फिर एंड में अगर आप इतना टाइम देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 90 पेजेस की स्क्रिप्ट को पढ़ने में 3 दिन लगा दिए और एंड में आपको पता लगा कि यार ये क्या है, अजीब सा कुछ एंडिंग है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार होगी पिछले 3-4 दिन की जो आपने स्क्रिप्ट को रीड किया है। तो आमतौर पे जो एक फॉर्मूला, एक रूल कह सकते हैं, फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा रूल एक है जो ज्यादातर प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री में लोग फॉलो करते हैं, वो है कि फिल्टर कर लेते हैं वो स्क्रिप्ट्स को। तो स्क्रिप्ट्स जो होती हैं, हम तो अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख के भेजते हैं, लेकिन उन स्क्रिप्ट्स को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे पता लगेगा कि ये जो स्क्रिप्ट है ये सही है कि नहीं है? तो उसका एक उन्होंने टेक्निक निकाल रखा है कि सबसे पहले एक लॉग लाइन होती है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लॉग लाइन के बारे में, कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर सिनॉप्सिस होती है, ट्रीटमेंट होता है। तो ये एक के बाद एक 2-3-4 स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट की जो लॉग लाइन है दैट इज द बेसिक यूनिट, ठीक है, अगर उस बेसिक यूनिट में अगर उनको कुछ इंटरेस्ट लगता है तब वो एक स्टेप आगे जाते हैं, वो सिनॉप्सिस पे जाते हैं। अगर उनको सिनॉप्सिस भी इंटरेस्टिंग लगती है तब वो ट्रीटमेंट पे जाते हैं। और ये करते करते सारे स्टेप्स वो फॉलो करते हैं और फाइनली जा करके वो स्क्रीन प्ले, अगर आपका वाकई उन सब स्टेजेस को वो पार कर लेता है, तो आपका स्क्रीन प्ले इसका मतलब वाकई अच्छा है, और वो फिर आपको शायद कॉल भी करेंगे और आपसे आगे की स्टोरी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी आप एक कार देख रहे हैं, मैं आपको ये कार क्यों बना रहा हूँ, क्यों बनाई है मैंने, मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो कार है ये आप समझ लीजिए एक फिल्म है।
ये अपने आप में एक पूरी फिल्म है अगर हम इस कार को देखें तो। लेकिन जो कार है वो जो मूव करती है, जो चलती है, उसके कई सारे रीजन होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं उस कार के अंदर, जिसके थ्रू वो कार अच्छी है कि बुरी है, लोग अपना एक परसेप्शन बनाते हैं उस कार को लेकर के। तो दोस्तों जैसे ये अगर मैं इस पूरी कार को एक फिल्म मान लूं, तो जो कार का इंजन है, जो कार का इंजन है यहाँ पे बोनेट के अंदर, इसको मैं बोलूंगा कि ये कार की स्क्रिप्ट है, या बोलूं तो फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये वो स्क्रिप्ट है जिसके जिसके बिना ये फिल्म अधूरी है। अगर इस फिल्म में ये, इस कार में अगर ये इंजन नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। उसी तरह से अगर इस फिल्म में ये स्क्रिप्ट नहीं होगी तो ये फिल्म नहीं चलेगी। इसी तरह से स्टीयरिंग होती है, आपने देखा होगा एक कार में आगे स्टीयरिंग भी होती है। वो स्टीयरिंग क्या है दोस्तों? वो स्टीयरिंग है कैरेक्टर्स। जी हाँ, जब तक आपकी फिल्म में कैरेक्टर्स नहीं होंगे, किरदार नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे, जो आपकी कहानी को आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी कहानी दूसरों तक लेके जा रहे हैं, तब तक ये कार, जैसी ये कार है, ये कार को चल तो जाएगी लेकिन ये डायरेक्शन लेस है बिना स्टीयरिंग के। जब तक स्टीयरिंग से इसका कंट्रोल नहीं होगा ये कहीं पे भी इधर उधर चली जाएगी। सो बेसिकली स्टीयरिंग आपके कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं ध्यान से, तो जो लॉगलाइन है, जो इस कार का लुक है ओवरऑल, जिसको देख के हम डिसीजन लेते हैं कि इस कार को एक बार चला के देखना चाहिए या इस कार को एक बार खरीद के देखना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है, वो डिसीजन मेकिंग जो हमारी पॉसिबल हुई है, वो उस कार के लुक के पीछे भी हुई है। जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट्स में भी देखा हो कि जब भी किसी कार को हम लेने जाते हैं तो जब वो कार देखने में अच्छी लगनी चाहिए, अगर वो अच्छी देखने में नहीं है, अगर उसका लुक बहुत ही बेकार है, तो भले ही उसके अंदर इंजन बहुत अच्छा हो, भले ही उसके अंदर बहुत अच्छे इंटीरियर किया गया हो, हम वो कार नहीं लेंगे। सबसे पहले जो मैटर करता है वो है लुक। तो जिस तरह से एक कार का लुक होता है, उसी तरह से एक फिल्म के लिए हम उसको लॉग लाइन बोल सकते हैं। लॉग लाइन जो है वो आपकी फिल्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन है। जी हाँ, वो आपकी फिल्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और वो आप कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना अच्छे से आप उसको बता सकते हैं, और प्रोड्यूसर के मन में या कमीशनिंग एजेंट के मन में एक डाउट क्रिएट कर सकते हैं, या एक एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लॉगलाइन की बूते पे, तो आपकी फिल्म अगले स्टेज पे जाएगी। तो इसको इस तरह से देखिए कि कार इंपॉर्टेंट होती है, बट कार के कई सारे अलग अलग एक्सेसरीज होते हैं, कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जब जब तक वो पूरा एक साथ एक इक्विलिब्रियम में काम नहीं करेंगे, कार अच्छी या बुरी हम डिसाइड नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर दैट यू अंडरस्टैंड इट इन सच अ वे दैट ऑल दिस एंटायर कार इज अ फिल्म एंड ऑल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हड़बड़ी में सीधा स्क्रिप्ट पे आते हैं, और स्क्रिप्ट के बाद वो सीधा उसको, उस स्क्रिप्ट को ही देने चले जाते हैं किसी प्रोडक्शन हाउस में, और उसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि शायद प्रोड्यूसर जो होता है वो आपकी स्क्रिप्ट ले तो लेता है, बट उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता, वो शायद पड़ी रहती है कई सालों तक, और शायद उसके बाद वो रद्दी में चली जाती है, कबाड़ में चली जाती है, यू नेवर नो। तो उसका तरीका ये है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो था, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए लॉग लाइन, वो बड़ा ही इंप्रेसिव होना चाहिए। तो आज हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली लॉग लाइन होता क्या है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद लॉग लाइन। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक चार्ट सा बना, एक कॉलम सा बना रखा है, जिसमें आपने देखा होगा 3 कॉलम्स हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हु, व्हाट एंड हाउ, कॉन्फ्लिक्ट एंड एंटागनिस्ट का एक मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है 3 उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली लॉग लाइन होता क्या है। बेसिकली दोस्तों, लॉग लाइन जो है वो किसी भी कहानी का, किसी भी फिल्म का, आपका जो भी फिल्म का स्टोरी है, जो भी स्क्रिप्ट है, उसका सबसे छोटा जो एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैक्सिमम 2 या 3 लाइंस का होता है बस। उन 2 या 3 लाइंस के बीच में आप अपना आइडिया पूरा लिखते हैं इस तरह से कि सामने वाला जो है प्रोड्यूसर या जिसको भी आप फिल्म पिच करने जा रहे हैं, वो आपकी लॉग लाइन पढ़ते ही उसको एक इंटरेस्ट जनरेट हो, और वो ये सोचे इस लॉग लाइन को पढ़ने के बाद कि ऐसी स्टोरी तो शायद हमने पहली बार सुनी है, तो क्या हम इस फिल्म में पैसा लगा सकते हैं, क्या हम इस स्क्रिप्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितना ही अनोखा और जितना ही अच्छा आइडिया होगा, पहली बात आपका, दूसरी बात उस आइडिया को आप किस तरह से लॉग लाइन में लिखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये दिखने में और सुनने में जितना मुश्किल लगता है, करने में उतना ही आसान है।
और इसमें आप को बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई अंग्रेजी के वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, जितनी भी इंग्लिश आपको आती है, जितनी भी सिंपल इंग्लिश आपको आती है, सिंपलेस्ट वर्ड्स को सिलेक्ट करिए और अपनी लॉग लाइन को लिखिए। अब लिखना कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। लॉग लाइन से बेसिकली हमें 3 चीजें बतानी है अपने प्रोड्यूसर को, अपने ऑडियंस को। सबसे पहला कि स्टोरी किसकी है। चाहे कोई भी स्टोरी हो वर्ल्ड की, दोस्तों स्टोरी किसकी है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हु इज द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। तो हु इज डूइंग व्हाट, प्रोटैगनिस्ट इज डूइंग व्हाट एंड हाउ, or what is the conflict. Who is doing what and how, or who is doing what and what is the conflict, or third, who is doing what and who is the antagonist. इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो अपनी ब्लॉग लाइन में। डिपेंड करता है आपकी स्टोरी किस तरह से बेस्ट आप पोर्ट्रे कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैंने कुछ आपके लिए लॉग लाइंस पहले से लिख के रखी हैं और मैं एक एक करके आपको ये लॉग लाइंस दिखाता हूँ और फिर हम उसी लॉग लाइन को देखते हैं कि जिन्होंने भी लॉग लाइन लिखी है, फिल्म मेकर्स ने, उन्होंने इसको किस तरह से अपनी लॉग लाइन में कॉर्पोरेट किया है। और ये सारी की सारी फिल्में नॉन फिल्म्स हैं, आप सबने शायद बहुत बार देख भी रखी होंगी। किस तरह से इस लॉग लाइन से इन फिल्म्स को फायदा हुआ, ये हम अब देखते हैं। आइए। ओके गाइस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म्स इन इंडियन सिनेमा, शोले, उसका लॉग लाइन एक बार ध्यान से देखिए। क्या कहती है शोले की लॉग लाइन? अ रिटायर्ड पुलिसमैन ठाकुर hires 2 small-time criminals, Jay and Viru, to seek revenge on a deadly dacoit, गब्बर सिंह। तो दोस्तों, शोले जो फिल्म है हम सबने बहुत बार देखी होगी। शोले में आप अगर ध्यान से देखें तो कई लोग जब शोले का नाम आता है दिमाग में तो सबसे पहले लोग जय और वीरू की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जय और वीरू थे इस फिल्म में एंड हम ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और उनकी लाइफ के बारे में वो एक सिक्का यूज करता है जय हमेशा। तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, गब्बर सिंह दिमाग में आता है। बट अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो शोले फिल्म इज नॉट अबाउट जय और वीरू। द फिल्म इज अबाउट ठाकुर। द फिल्म इज अबाउट अ गाय, अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, जिसकी पूरी फैमिली को एक डाकू, एक डेकॉइट आके पूरी फैमिली को मार देता है। एंड वो डाकू जो है वो वो जो ठाकुर है वो रिवेंज चाहता है, वो बदला चाहता है उस डाकू से। और उस बदले को पूरा करने के लिए वो जय और वीरू को हायर करता है, क्योंकि जय और वीरू छोटे मोटे चोर चक्के हैं और जय और वीरू जो है वो दिल के काफी अच्छे हैं। क्योंकि एक वो हमें रिवील होता है फिल्म के अंदर एक सीन में कि जब उनको ठाकुर को गोली लग गई होती है, जब उनको ट्रेन में लेके जा रहे होते हैं तो जय और वीरू उनको वहां छोड़ के नहीं जाते, जय और वीरू उनको ठाकुर को वहां छोड़ के नहीं जाते, वो उसको वहां से सही से अपने हॉस्पिटल वगैरह पहुंचा के देन दे। तो ठाकुर नोज दैट बोथ ऑफ देम आर गुड हार्टेड थीव्स, बट और उन दो लोगों ने वहां अकेले ठाकुर के साथ उस ट्रेन के अंदर जब डाकुओं ने हमला किया तो उन दोनों ने अकेले ठाकुर की जान बचाई थी और दोनों भिड़ गए थे उन डाकुओं से। 2 लोग, वो 1 और 1 11 के तौर पे वो लोग भिड़ गए थे। तो ठाकुर को ये बात पता है कि दोनों ही बड़े ही निडर हैं, दोनों बहुत ही काबिल हैं, और इसीलिए शायद वो उन दोनों को हायर करता है। अब देखिए कि इस जो ये शोले की लॉग लाइन है इसको किस तरह से लिखा गया है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि वो सारा इसमें फिट बैठेगा। सबसे पहले हु, इस लॉग लाइन में हु क्या है? हु इज अ रिटायर्ड पुलिसमैन। तो प्रोटैगनिस्ट कौन है? अ रिटायर्ड पुलिसमैन। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, मैं थोड़ा सा पीछे होता हूं और इसको आगे करता हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे अ रिटायर्ड पुलिसमैन। अ रिटायर्ड पुलिसमैन ठाकुर
ठाकुर मैंने अभी लिख दिया, लेकिन जब आप लॉग लाइन लिखते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप ठाकुर लिखें, आप कैरेक्टर का नाम ना लिखें तो भी चलेगा। आप कैरेक्टर जो कैरेक्टर है बस वो लिखें, वो कैरेक्टर का काम क्या है, वो कौन है। तो अ रिटायर्ड पुलिसमैन हायर्स टू स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स जय एंड वीरू टू सीक रिवेंज। नाउ व्हाट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ठाकुर? इज टू सीक रिवेंज, टू सीक रिवेंज ऑन अ डेडली डेकॉइट। तो इसको हम लिखेंगे टू सीक रिवेंज ऑन अ डेडली डेकॉइट। अगेन दोस्तों, आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं, गब्बर सिंह, डेकॉइट लिख दिया वही काफी है। सो रिटायर्ड पुलिसमैन, ये हु है, व्हाट क्या चाहता है, वो चाहता है टू सीक रिवेंज ऑन अ डेडली डेकॉइट या टू सीक रिवेंज फ्रॉम अ डेडली डेकॉइट, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। एंड हाउ, सो ही हायर्स टू स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स जय एंड वीरू, टू स्मॉल टाइम criminals Jay and Veeru. So now you can say that a retired policeman hires two small-time criminals Jay and Veeru to seek revenge on a deadly dacoit. And this is how you basically write your log line. ये तीन चीजें अगर आपको पता है अपनी स्टोरी के बारे में तो आप अपनी लॉग लाइन बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कितनी अच्छी स्टोरी बनाते हैं ताकि ये लॉग लाइन दूसरी फिल्मों से थोड़ी डिफर करे। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और एक और मैं आपके लिए फिल्म का लॉग लाइन लेके आया हूं, वो मैं आपको दिखाता हूं। ओके, अगेन अ वेरी पॉपुलर इंडियन फिल्म लगान। इसका लॉग लाइन क्या बोलता है? In order to relieve villagers from the taxes for next 3 years, in order to relieve villagers को छुटकारा दिलाने के लिए अगले 3 साल लगान से मुक्ति मिल जाए उनको, from taxes for next 3 years, a village youth Bhuvan manages to get together a team to beat Britishers in cricket. Now a game sport the villagers have never played before. एक ऐसा खेल जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं खेला है। उस गेम में, उस स्पोर्ट में वो उस अंग्रेजों को हरा करके 3 गुना लगान से छुटकारा चाहता है। सो दिस इज द लॉग लाइन। नाउ ये लॉग लाइन जो है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सो इसमें हु क्या है दोस्तों? लगान। जो ये मैंने आप इसको ध्यान से एक बार देख सकते हैं दोबारा से। अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें हु कौन है? तो हु है, इसमें प्रोटैगनिस्ट है भुवन का कैरेक्टर। सो अ विलेज यूथ इज द हु। नाउ अ विलेज यूथ जो है वो प्रोटैगनिस्ट हो गया। एंड व्हाट इज ही डूइंग? नाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? हु इज डूइंग व्हाट? सो इन ऑर्डर टू रिलीव विलेजर्स फ्रॉम टैक्सेस फॉर नेक्स्ट 3 years, a village youth manages to get together a team to beat Britishers in cricket. So basically जो इसका what जो objective है वो है to get together a team to beat Britishers in cricket in order to relieve villagers from taxes for next 3 years. So this is your basically objective of the story कि a village youth gets together a team, वो पूरी टीम को इकट्ठा करता है ब्रिटिशर्स को हराने के लिए क्रिकेट में, ताकि उसका अगले 3 साल तक लगान से छुटकारा मिल जाए। लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नाउ हम इसमें ये लिख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है।
इसमें हमने बताया था हाउ, हाउ मतलब कैसे करेंगे, दो लोगों को हायर करके ठाकुर करेगा। इसमें हम यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ऐसी क्या खास बात है, ठीक है खेल में हराना है हरा देंगे, बट a sport the villagers have never played before, ये वो खेल है जो पहले कभी नहीं खेले। a sport they have never played before. Now this is the कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है दोस्तों स्टोरी में। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अपोजिंग फोर्स नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, तो अगर आपने जो चाहा वो आपको तुरंत मिल गया आपकी स्टोरी में, देन देयर इज नो पॉइंट मेकिंग अ फिल्म। तो फिल्म को थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट, दिस इज द राइट फोर्स, दिस इज द राइट ग्राफ। एंड इन दिस सिनारियो इन लगान इफ यू सी, सो विलेज यूथ के पास एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि वो एक स्पोर्ट में एक ब्रिटिशर्स को हरा करके तीन साल तक लगान से छुटकारा पाले। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि वो खेल उसने पहले नहीं खेला है। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली हम देखते भी हैं कि दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर आमिर खान कैरेक्टर भुवन इन द फिल्म, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक श्योर दैट ही मैनेजेस कि वो अपने सारे लोगों को इकट्ठा कर पाई, सबसे पहला चैलेंज है उसके लिए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको स्पोर्ट के बारे में जीरो नॉलेज है, ही डजंट नो कि इस खेल को खेला कैसे जाता है। वो गिल्ली डंडा बोलता है उसको, गोली फेंक बल्ली घुमा बोलता है, मतलब ही डजंट नो द टर्मिनोलॉजी ऑफ द गेम एज वेल। तो जो कैप्टन रसल की सिस्टर है, शी हेल्प्स भुवन टू लर्न द गेम एंड टू एट द एंड ऑफ द फिल्म डिफीट द ब्रिटिशर्स इन द गेम। सो दिस इज अ वेरी गुड लॉग लाइन। एंड आई थिंक लगान की जो सक्सेस है, जो लगान ऑस्कर्स तक गई, उसका मेन रीजन, एंड इट वाज अ ट्रेंड सेटर इन अवर बॉलीवुड ऑल्सो। 2001 में जब ये फिल्म आई थी, उसके बाद से पूरा ट्रेंड चेंज हो गया सिनेमा, इंडियन सिनेमा का। तो आई थिंक जो आशुतोष गोवारिकर ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, ये बहुत ही अलग तरह की स्क्रिप्ट थी उस समय के हिसाब से, और nobody was expecting such a script, and even इसको प्रोड्यूस करने में बहुत लोगों ने मना भी कर दिया था कि हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं करते हैं, बिकॉज ये तो कोई स्टोरी देखेगा नहीं। बट अगेन देन आमिर खान, फॉर द काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट ही इज, वो ही न्यू, उनको पता था ये बात कि ये स्टोरी ही इंडिया के सिनेमा को एक अलग चैप्टर खोल सकती है, इंडिया के सिनेमा का। एंड दैट इज वाई आमिर खान प्रोड्यूस्ड द फिल्म लगान। उन्होंने पैसा, उनको पता था ये बात कि स्टोरी में दम है, क्योंकि ये इस तरह की स्टोरी पहले कभी नहीं आई। तो आपने देखा कि एक लॉग लाइन किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट की, मैंने आपको यही लॉग लाइन बताई, उसको हमने किस तरह से लिखा है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम हु ही पहले लिखे, हम पहले व्हाट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम पहले कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हु, व्हाट और हाउ इसी ऑर्डर में आए, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट मेन जो आपका क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो इन्हीं तीन चीजों से बनेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी मैंने आपसे शोले और लगान का किया, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की फिल्म्स का भी करते हैं। Okay, friends, another film that we should be discussing the logline. This is the film we should discuss because one of the well-made films in Indian cinema. We discussed Sholay, we discussed Lagan. Now, Chak De India. Now, Chak De India की logline एक बार आप पढ़िए ध्यान से. In order to seek redemption, a disgraced hockey player returns to coach the national girls hockey team, only to find the girls having their own personal agendas. ठीक है? Now, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें खास बात ये थी इस लॉग लाइन में जो मुझे लगी कि जो आपका जो कोच है, ही इज अ डिसग्रेस्ड हॉकी प्लेयर। तो ऑब्वियसली उसके पास एक रिडेम्पशन मतलब कि मुझे जो भी मैंने गलत चीज किया, मेरे ऊपर जो दाग है उसको मुझे हटाना है, तो वो रिडीम करना है और मुझे अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना है। तो वो रिडेम्पशन एक ऑटोमेटिकली थीम आ गई जब आपने डिसग्रेस्ड हॉकी प्लेयर की बात की। तो डिसग्रेस्ड शब्द यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे अ हॉकी प्लेयर रिटर्न्स टू कोच द नेशनल गर्ल्स हॉकी टीम, बट अ हॉकी प्लेयर रिटर्न कर रहा है, हॉकी प्लेयर आ रहा है, तो हॉकी प्लेयर ही तो करेगा कोच, मतलब कोच जो होता है वो हॉकी प्लेयर ही होता है, तो इसमें खास बात क्या है। तो ये जरूरी है, ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो डिसग्रेस्ड शब्द लिखा है ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी दिमाग में लॉग लाइन पढ़ते कि अच्छा इसमें कुछ ऐसा होगा। तो क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या कि जो प्रोड्यूसर होता है
वो ऑब्वियसली कितनी सारी फिल्मों में वो पैसा लगा चुके हैं और वो पूरा फिल्म के बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि किस तरह की स्टोरीज चल रही हैं और क्या क्या उन्हें चाहिए। तो कई बार एक राइटर को अपने हिसाब से उनको मतलब उनके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। तो अगर वो कभी कुछ आपको इनपुट देते हैं प्रोड्यूसर्स या कमिशनिंग एजेंट्स की, वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी, अगर आपकी स्टोरी में ये थीम है तो वी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस इट। तो उनका बड़ा सब कुछ सेट होता है, उन्हें पता होता है कि उनके पास सारे प्लेयर्स हैं, उनके पास सारे टेक्नीशियंस हैं, दे नो हाउ टू मेक अ फिल्म। सो वो आपकी सिरदर्द नहीं है। आपकी मेन चीज है कि आप कहानी को किस तरह से परोस के दें एक प्लेटर पे, ताकि उनको जो उनको चाहिए वो आपकी कहानी से उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है जो डिसग्रेस्ड हॉकी प्लेयर लिखा है, रिडेम्पशन अपने आप आएगा, ठीक है। और नेशनल गर्ल्स हॉकी टीम है, तो देयर इज दिस गाय हॉकी प्लेयर, एक मेल है जो कि नेशनल गर्ल्स की हॉकी टीम को कोच करेगा, ओनली टू फाइंड द गर्ल्स हैविंग देयर ओन पर्सनालिटी। अब गर्ल्स की आपस में बनती नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन गर्ल्स की आपस में बनती नहीं। तो बड़ा मजेदार हो सकता है ये कि एक डिसग्रेस्ड हॉकी प्लेयर वापस आएगा नेशनल गर्ल्स हॉकी टीम को कोच करने, और उन लड़कियों को जिनकी आपस में नहीं बनती, ईगो हैसल्स हैं आपस में। तो बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, यहाँ पे एज कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, यहाँ पे आपस में भी नहीं तो ईगो हैसल्स भी होंगे। तो यहाँ पे ये अंडरलाइंग और सारे थीम्स हैं जो हम ला सकते हैं। और ऊपर से पेट्रियोटिज्म इज द ओवरऑल थीम ऑफ द फिल्म, जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट देशभक्ति की भावना जगेगी, और इट्स गोइंग टू बी अ गुड एंड आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो दिस टाइम क्रिकेट से हटके हम एक हॉकी पे बना रहे हैं, तो कुछ अलग लोगों को देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स थे जो इस लॉग लाइन से काफी कुछ क्लियर हो रहे हैं। तो आइए अब हम इस लॉग लाइन को इस चार्ट में डालने की कोशिश करते हैं। ये अगर आपने नहीं भी लिखा हो तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। नहीं तो जो आपको ई बुक दी जाएगी उसमें ये सारा सब कुछ मेंशन होगा, सो डू नॉट वरी। ओके गाइस, सो अब चक दे इंडिया की इस लॉग लाइन को हम लोग इसमें अलग अलग पार्टीशन में डालने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म? शाहरुख खान। हु इज शाहरुख खान? शाहरुख खान is a disgraced hockey player. So who becomes your a disgraced hockey player? Now, a disgraced hockey player, and he's doing what? He's seeking redemption, and he returns to coach the national girls hockey team. So what में हम लिख सकते हैं? To seek redemption, he returns to coach the national hockey team. Returns to coach national girls hockey team to seek redemption. ठीक है, so a disgraced hockey player returns to coach national girls hockey team to seek redemption. Now वो तो ठीक है, वो जो आ रहा है वापस, बट कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जो आगे बढ़े? देखिए, एक तो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट है फिल्म का, जो कि है ही इज अ डिसग्रेस्ड हॉकी प्लेयर। इसका डिसग्रेस्ड हॉकी प्लेयर का मतलब है इसका कुछ पास्ट होगा, तो आपको एक्सपोजिशन बहुत कुछ मिलने वाला है। इसका एक पास्ट स्टोरी है, तो वो एक तो वो ओवरऑल थीम हो गया फिल्म का। दैट इज व्हाई, एंड द फिल्म इज अबाउट दिस गाय ओनली। द फिल्म इज नॉट अबाउट गर्ल्स। गर्ल्स दे फॉर्म अनदर प्लॉट, दे फॉर्म अ सब प्लॉट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है फिल्म के अंदर कि ही हैज टू क्लियर आउट हिज नेम। जो इसके इसके ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है, देशद्रोही का दाग लगा हुआ है, वो इसको मिटाना है। ये तो इसका मेजर ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट है। बट इसका माइनर कॉन्फ्लिक्ट क्या है जो इस मेजर कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं अपोज करता है? जो चाह रहा है ऑब्जेक्टिव, उसके उसमें सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की है? वो ये कि द गर्ल्स हैव देयर ओन पर्सनल एजेंडाज। Girls have
their own personal agendas. So now this is going to be the conflict. इस कॉन्फ्लिक्ट में हम देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि गर्ल्स का और हॉकी में जितने भी 11 खिलाड़ी हैं टीम में, तो 11 के अलावा जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी होंगे, तो 14-15 की टीम होगी, तो उसमें आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे बड़े मजेदार हो सकते हैं। और चूंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो सबसे अच्छी बात ये भी है कि उसमें अलग अलग स्टेट से आए हैं, तो उनके आपस में वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि वो एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट वाले को पसंद नहीं करता, एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं, छोटे छोटे खाने पीने को लेके इश्यूज हैं, आपस में ईगो प्रॉब्लम आ रही है। एक प्लेयर है जिसको शाहरुख खान जो कोच है वो बैठा के रखता है सेमीफाइनल तक, क्वार्टर फाइनल तक। सो यू नो दीज आर द स्मॉल स्मॉल इश्यूज, बट द ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट इज टू क्लियर आउट हिज नेम। जो उसके ऊपर देशद्रोह का दाग लगा उसको हटाना है, इसलिए कि वो वापस आए, इसलिए रिडेम्पशन चाह रहा है वो। ठीक है, सो दिस इज अ परफेक्ट लॉग लाइन। अगर आप इस तरह की लॉग लाइन लिखते हो, बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने एक लॉग लाइन में पढ़ता हूँ और फिर उसी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। दिस इज हाउ यू कैन डू इट, एंड यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी गाइस। आप किसी भी फिल्म को उठा करके सिंपलेस्ट इंग्लिश में, सिंपलेस्ट वर्ड्स में, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसको प्रॉपरली वो करें, तो आपकी लॉग लाइन प्रॉपर बन जाएगी। ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको लॉग लाइन में, सबसे कम से कम कितना लिख सकते हैं ये हमें देखना है। एक और फिल्म का दोस्तों करते हैं। अभी तक तो हमने बॉलीवुड की है भाई, एक दो हॉलीवुड की बात करते हैं। ओके, अनदर मच टॉक्ड अबाउट फिल्म, स्लमडॉग मिलियनेयर। ये तो आप सबने जरूर देखी होगी। स्लमडॉग मिलियनेयर का जो लॉगलाइन है, इट सेज अ मुंबई टीन रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज अपब्रिंगिंग इन द स्लम्स when he is accused of cheating on the Indian version of Who Wants to Be a Millionaire. So now this is another interesting log line कि एक मुंबई का टीन है जो कि स्लम में रहता है, वो स्लम्स में बड़ा हुआ है, ब्रिंगिंग उसकी स्लम्स में हुई है, और वो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर में जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी ऊंची बात है, एक बहुत अच्छा ग्राफ है। आप देखिए कि तुरंत हमने एक दायरा चेंज किया। एक स्लम में रहने वाला लड़का हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर जैसे गेम शो में जाता है, ठीक है, और वहां पे उस पे एक्यूजेशन लगता है चीटिंग का। ये कुछ अलग तरह की फिल्म लग रही है, क्योंकि इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है और कुछ नयापन है कहानी में, और किस तरह से अलग अलग थीम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन ये हिंदुस्तान को दिखाएगा, यहाँ का जो लोग जिस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। एक वो स्लम में रह रहा है लड़का, और वो जब इस तरह की किसी शो में जाता है तो कैसा वहाँ पे उसके साथ क्या होता है और वो कैसा फील करता है, और कैसे वो अपनी पूरी स्टोरी को नरेट करता है एक फ्लैशबैक के थ्रू। सो अगेन यार इंटरेस्टिंग लॉग लाइन। इसको हम अगर इसमें डिवाइड करें तो द फिल्म इज अबाउट हु, सो अ मुंबई टीन, सो हु बिकम्स योर मुंबई टीन? जमाल, ठीक है। नाउ व्हाट इज इट डूइंग? रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज अपब्रिंगिंग इन द स्लम्स when he is accused of cheating on the Indian version of Who Wants to Be a Millionaire. So he reflects on his upbringing in the slums. Reflects on his upbringing in the slums. Conflict क्या है? He is accused of cheating. Accused of cheating in a game show. तो देखा आपने, हु स्टोरी किसके बारे में, वो क्या चाहता है, और उसमें अटकल क्या आ रही है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है, ये हमें पता। अगर हमें ये तीन चीजें पता है दोस्तों, हम कोई भी फिल्म का लॉग लाइन लिख सकते हैं। और अगर जितना ही अलग आपका कॉन्सेप्ट होगा, उतना ही बेटर आपकी लॉग लाइन बनेगी। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी फेमस फिल्म है, आप सबने देखी होगी, गॉडफादर। The aging patriarch of an organized crime dynasty transfers control of his clandestine empire to his reluctant son. अगर आपने गॉडफादर फिल्म देखी तो आप इसे तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि फिल्म किस बारे में है।
सरकार जो हमारे यहाँ फिल्म बनी थी वो इसी से इंस्पायर्ड थी कहीं ना कहीं से। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। Now the story is about the aging patriarch. ठीक है, of an organized crime dynasty. Transfers control of his empire to his reluctant son. So he's doing what? He's transferring control of his empire, जो भी उसका प्रॉपर सारा जो साम्राज्य है उसका उसका पावर जो है वो कंट्रोल जो है वो अपने बेटे को देना चाहता है। लेकिन व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट गाइस? कॉन्फ्लिक्ट इज that the son is reluctant. This word is very important. जैसे चक दे इंडिया में disgraced word was really important, इसमें reluctant is really important. reluctant अपने आप में एक बहुत बड़ा conflict है दोस्तों। reluctant का मतलब होता है कि जिस काम को कोई मना कर दे, अगर मुझे वहां नहीं जाना तो I am reluctant to go there. मेरे को उस पार्टी में नहीं जाना तो मैं रिलक्टेंट हूं, मेरे को नहीं जाना मतलब मैं मना कर रहा हूं। सो ही इज रिलक्टेंट, द सन इज रिलक्टेंट। So this in itself is a huge conflict and the entire Godfather जो फिल्म है वो इसी पे पूरी बेस्ड है, और किस तरह से फिर बेटा जो है वो रिवेंज लेता है और किस तरह से वो पूरी पावर को कंट्रोल करता है। that makes the film really good and it's worth watching. If you have not seen Godfather up till now, I recommend it highly. सो गाइज ये था गॉडफादर का, हमने स्लमडॉग का पे किया, हमने गॉडफादर का। एक फिल्म मैं और करना चाहता हूँ जो बड़ी पॉपुलर फिल्म है और शायद आप सब ने देखी होगी, इसी साल रिलीज हुई थी। शायद आपको पता हो कि ऑस्कर्स में क्या हुआ था उस फिल्म के साथ। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ पैरासाइट फिल्म की। पैरासाइट फिल्म का एक बार लॉग लाइन देखते हैं और किस तरह से उसको लिखा गया है, एक बार हम देखते हैं। Okay, so this is the log line of the Korean film Parasite. Bong Joon-ho की फिल्म है। One by one, members of the destitute Kim family supplant the servants in the wealthy Park household until the old housekeeper returns, hiding a secret. जब दोस्तों मैंने इस फिल्म के बारे में पहली बार पढ़ा था और ये लॉग लाइन सुनी थी, मुझे उसी वक्त लगा था कि हाँ, ये तो मैं नहीं बता सकता था कि कितना 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 आगे जाएगी फिल्म, बट मुझे लगा था कि फिल्म में कुछ खास बात है। और फिर जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ से भी लोगों ने इसकी तारीफ की तो मैंने भी फिल्म देखी एंड आई वॉज रियली रियली मूव्ड बाय द फिल्म। आई थिंक द फिल्म इज फैबुलस and this log line in itself I think was one of the things responsible for its success could be because जिस तरह की लॉग लाइन ने जब इस फिल्म को अप्रोच किया जो उन्होंने बनाया, सो आई थिंक ये लॉग लाइन ने बहुत मदद की होगी। सो लेट अस नाउ जस्ट ट्राई टू इसको हम इस चार्ट में फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सो द स्टोरी इज अबाउट हु? द स्टोरी इज अबाउट द किम फैमिली। वेरी गुड, स्टोरी इज अबाउट द किम फैमिली। And what do they want? So what they do is they supplant the servants in the wealthy Park household. वो जो पार्क्स की फैमिली है जो कि बहुत रिच है, उनके यहाँ के सर्वेंट्स को वो लोग भगा देते हैं और एक एक करके पूरी फैमिली इनकी घर में शिफ्ट हो जाती है। सो मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट की फैमिली सप्लांट द सर्वेंट्स। सप्लांट मतलब उनकी जगह पे खुद चले जाते हैं। सप्लांट द सर्वेंट्स in the wealthy Park household. In the wealthy Park उनका जो फैमिली, जो पार्क फैमिली है जिनका सरनेम है वो उनके बारे में है। सो किम फैमिली supplant the servants in the wealthy Park household, but what is the conflict, guys? अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपने देखा होगा कि कैसे वो पूरी फैमिली जब वहाँ शिफ्ट हो जाती, जो कि फर्स्ट हाफ में शिफ्ट हो जाती, तो हमें लगता है कि यार अब क्या होगा,
क्या इनका सीक्रेट हमें पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा। बट देन सडनली बॉन्ग जॉन हू ने नेले पे दहला मारा उस फिल्म के अंदर, और एक की बहुत ही सॉरी मैं स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा हूँ, बट एक बहुत ही जबरदस्त एक सीक्रेट है उस फिल्म के अंदर। तो until the whole old housekeeper returns hiding a secret, so यानी कि जो ओल्ड हाउसकीपर है hides a secret. Now this is something that is going to affect the producers. Producers would want to know what this secret is and how this secret is associated with both these families, and how the things are going to happen, how the things are going to carry on now. So first of all, सबसे पहला जो उसमें अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके कैसे किम फैमिली एक एक करके वो सप्लांट करते हैं अपने आप को, उनकी जगह पे एज सर्वेंट चले जाते हैं, और कैसे उसके बाद एक ऐसा सीक्रेट रिवील होता है जिससे एक पूरा फिल्म का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पूरी फिल्म में एक शॉक वैल्यू आती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो यू शुड वॉच द फिल्म। बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट अ लॉग लाइन फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, ये तो मैं सिर्फ आपको पॉपुलर फिल्म्स का बता रहा हूँ। आप कोई भी फिल्म जो आपकी पसंदीदा फिल्म है, कोई पसंदीदा डायरेक्टर है उसकी कोई फिल्म है, किसी भी फिल्म का आप लॉग लाइन बना सकते हैं। और एक और बात आपको बताऊं कि एक लॉग लाइन को, एक फिल्म की लॉग लाइन को सिर्फ एक तरह से नहीं लिखा जा सकता। एक फिल्म की लॉग लाइन को आप 10 से 12 तरह से लिख सकते हैं, अलग अलग तरह से। तो कोशिश करिए कि किसी भी फिल्म को, मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग लॉग लाइन है भी उसकी, तो भी कोशिश करिए कि इसको और इंटरेस्टिंग हम कैसे बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आपके लिए, क्योंकि कल को आप भी एक फिल्म लिखेंगे और आपको भी अपनी फिल्म के लिए लॉग लाइन लिखनी ही पड़ेगी। बिना लॉग लाइन के आप नोटिस में नहीं आएंगे, ये बात गांठ बांध लीजिए। तो कोशिश करिए कि इसकी प्रैक्टिस जितनी करें दोस्तों उतना जरूरी है आपके लिए। और जो आपको ई बुक है जो आपको साथ में मिली है, उसमें आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसमें कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं। देखिए फिल्म है, ये तो चलता रहेगा, तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा सिनेमा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लॉग लाइन की प्रैक्टिस करिए। तो अगले इसी में अगले मॉड्यूल 5 में अगला जो टॉपिक है वो है सिनॉप्सिस का। सो क्या होती है सिनॉप्सिस, जानते हैं। ओके, वेलकम बैक गाइस। सो अभी हमने पढ़ा लॉग लाइन कैसे लिखते हैं, लॉग लाइन क्या होती है, और लॉग लाइन किस तरह से हम यूज कर सकते हैं एक स्क्रिप्ट को सेल करने के लिए। दूसरा एक और टूल है जो लॉग लाइन के बाद की स्टेज है गाइस। अगर आप लॉग लाइन लिख लेते हैं और लॉग लाइन आपका इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो अगर जो प्रोड्यूसर है आपकी लॉग लाइन से उसको कुछ एक्साइटमेंट हुआ है या उसको लगा है कि ये हाँ इसमें कहानी में दम लग रहा है, तब वो सिनॉप्सिस में जाएगा। सिनॉप्सिस, ये याद रखिएगा, ये टर्म आपने बहुत जगह सुना होगा। आप विकिपीडिया वगैरह पे भी जाते होंगे तो वहां पे सिनॉप्सिस लिख के आता होगा। बेसिकली डॉक्यूमेंट्री में भी हम लोग यूज करते हैं इस टर्म को। सिनॉप्सिस बेसिकली कुछ नहीं है। सिनॉप्सिस एक तरह से आपकी जो कहानी है, जो आपकी स्टोरी है, उसका एक समराइज्ड वर्जन है। एक तो स्टोरी होती है दोस्तों जो कि पूरी कंप्लीट होती है, जिसमें A to Z सब कुछ होता है, ए से लेके जेड तक सारी चीजें होती हैं एक स्टोरी में। जो सिनॉप्सिस है वो उसी का समराइज्ड वर्जन होता है, ठीक है, ताकि आप उस बात को कम से कम में कैसे बता सकते हैं। एक तो आपने लॉग लाइन बनाई जो कि 2 या 3 लाइंस की थी, याद ये लिख लीजिएगा कि लॉग लाइन जो होती है वो 2 या 3 लाइंस की होती है, मैंने बताया भी तभी आपको। सिनॉप्सिस जो है ज्यादातर 1 पेज का होता है, या अगर बहुत हुआ तो मैक्सिमम 1 to 3 पेजेस तक, ज्यादा नहीं। सिनॉप्सिस आपको कोशिश करना है कि अगर आपकी स्टोरी जो है उसको समराइज करके बताना है, और कैसे बताना है वो भी बता रहा हूँ, क्या क्या जरूरी चीजें बतानी है। साथ साथ आपको 1 पेज इसका मान के चले कि कोशिश करनी है हमें कि 1 पेज से ज्यादा नहीं जाना है। सेफ साइड के लिए आप 2 पेजेस में जा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर फॉन्ट वगैरह आपने बड़ा यूज किया है या जो भी है, बट सेफ साइड के लिए मैं बोलूंगा तो आप इसको 1 पेज तक ही रखिएगा। कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉग लाइन को 2 पेज का लिख देते हैं, उनको लगता है लॉग लाइन 2 पेज की होती है, सिनॉप्सिस शायद 1 पेज की, आधे पेज की होती है, ट्रीटमेंट क्या होता है। सो दे यू नो पीपल गेट कंफ्यूज। शायद आपके साथ भी ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि सिनॉप्सिस 1 पेज की थी कि लॉग लाइन 1 पेज की थी, वी डोंट नो। तो उसको याद रखने का तरीका कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं कि सिनॉप्सिस में O और P आता है एक साथ, अगर आप ध्यान से देखें तो SYNOPSIS, तो O और P साथ आ रहा है, तो आप इसको मान लीजिए
एब्रिविएट कर लीजिए अपने हिसाब से, हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ आपको। तो आप ओ और पी को 1 पेज बोल सकते हैं, ओ मतलब 1, पी मतलब पेज, तो सिनॉप्सिस में ओ और पी आता है, इसका मतलब 1 पेज, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। दूसरी बात, सिनॉप्सिस अगेन इट्स अ सेलिंग टूल, ये बेचने के लिए यूज करते हैं लोग। जब आपकी स्क्रिप्ट पूरी हो जाती है तो ये आपकी जो फाइल जाती है प्रोडक्शन हाउस में, जो आप पूरी फाइल दे के आते हो, जो पूरा बाउंड एक 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 फोल्डर दे के आते हो, उसमें आपकी लॉग लाइन भी होती है, उसमें आपकी स्टोरी भी होती है और उसमें आपकी सिनॉप्सिस भी होती है। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है वो आपकी पहले लॉग लाइन पढ़ेगा, कन्विंस हो गया तो वो सिनॉप्सिस पे आएगा। सिनॉप्सिस एक सेलिंग टूल है, कंसाइज होनी चाहिए, इंट्रिगिंग होनी चाहिए, कुछ खास बात होनी चाहिए आपकी सिनॉप्सिस में। पहली बात तो ये कि आपको पूरी कहानी नहीं रिवील कर देनी है सिनॉप्सिस में, थोड़ा सा उसको बताने का तरीका ऐसा रखना है कि इंटरेस्ट बना रहे। अगर इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो ट्रस्ट मी गाइस, आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। अगर आज भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई नॉवल पढ़ते हो, अगर आपके पहले 2 पेजेस में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो आप तीसरा पेज पलटते भी नहीं हो। लेकिन कुछ नॉवेल्स इतने अच्छे होते हैं, इतने मजेदार, इतने एक्साइटिंग होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप लगातार, पता चला आपने 40 पेज पढ़ डाले 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर। सो दिस इज हाउ वेल यू कैन कैप्टिवेट योर ऑडियंस, कितने बढ़िया तरह से आप उनको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप उनको अपनी बातों तक में कैद कर सकते हैं, आप अपने आइडिया के लिए इंट्रीग कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट सिनॉप्सिस इज ऑल अबाउट। जो 1 पेज का आप समराइज वर्जन लिखेंगे अपनी स्टोरी का, उसमें आपको किस तरह से उसको लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी सिनॉप्सिस में क्लियर होनी चाहिए वो है प्रोटैगनिस्ट, जो हमने लॉग लाइन में भी देखा था, जो हु था। तो प्रोटैगनिस्ट कौन है? ठीक है, प्रोटैगनिस्ट इज द सेंट्रल फोर्स ऑफ अ फिल्म गाइस। जो भी फिल्म्स होती हैं उसमें जो मेन सेंट्रल फोर्स मतलब कि जो आपकी कहानी को आगे बढ़ा रहा है, वही प्रोटैगनिस्ट होता है। तो हर एक स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट होता है। तो आपका प्रोटैगनिस्ट कौन है वो पूरा क्लियर होना चाहिए समरी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक छोटा सा कैरेक्टर आपने लिख दिया बीच में कहीं पे, और जो कहानी सुन रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है। अगर वो एंड ऑफ द स्टोरी आके आपसे पूछता है इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है, इसका मतलब आपकी सिनॉप्सिस में कुछ गड़बड़ है। तो ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। पढ़ने के बाद डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के मन में कुछ ज्यादा सवाल नहीं होने चाहिए, वो बस समझ जाए आपकी स्टोरी क्या है, यानी कि आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। साथ में प्रोटैगनिस्ट के साथ आपको अपोजिंग फोर्स, ओपीपी मतलब अपोजिंग फोर्स, जो फोर्स प्रोटैगनिस्ट को अपोज कर रही है, जो प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ है, चाहे वो विलेन भी हो सकता है, एंटेगनिस्ट। आजकल की फिल्मों में विलेन कम होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा। सिचुएशन ज्यादातर आजकल अपोजिंग होती है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कुछ लोग फंस जाते हैं और फिर वो सिचुएशन ही अपोज करती है। तो अपोजिंग फोर्स इसीलिए मैंने लिखा, मैंने एंटेगनिस्ट नहीं लिखा है, मैंने अपोजिंग फोर्स लिखा है। तो बेसिकली अपोज क्या कर रही है, ये प्रोटैगनिस्ट है हु, इसको ये चाहिए, ठीक है, और इसको अपोज क्या कर रहा है, उस चीज जो उसको चाहिए वो वहां तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स उसको रोक रही है। तो वो अपोजिंग फोर्स क्या है? वो कोई सिचुएशन हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई इमोशन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, कोई बीमारी हो सकती है। जैसे आजकल बॉल्डनेस पे भी फिल्म्स बन रही हैं, देयर आर डिफरेंट, सो मेनी डिफरेंट, बिकॉज अब स्टोरी टेलिंग जो हो गई है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक हो गई है और हर तरह की स्टोरीज आ रही हैं। सो डिपेंड करता है कि अपोजिंग फोर्स है क्या आपकी फिल्म की, तो वो अपोजिंग फोर्स भी क्लियर होनी चाहिए सिनॉप्सिस में। देन कम्स योर प्लॉट डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे अपनी कुछ मॉड्यूल्स के बाद कि एक फिल्म के अंदर डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 होता है। तो बेसिकली आपकी फिल्म को, इसको अगर हम बिगनिंग, मिडिल और एंड भी कह सकते हैं। तो बिगनिंग, मिडिल और एंड के को लेकर के आपका प्लॉट डेवलप कैसे हो रहा है, कैसे कहानी आगे बढ़ रही है, क्या आपकी कहानी का कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टराइजेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उनकी ग्रोथ जो है एज अ कैरेक्टर ग्रोथ, जो उनके कैरेक्टर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो कुछ हो रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कि नहीं हो रहे हैं। साथ में उस प्रॉब्लम को, जैसे मैंने आपको पीसीआर थ्योरी बताई थी पिछले मॉड्यूल्स में, तो आपने देखा होगा कि पीसीआर इज प्रॉब्लम, सी इज फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड आर इज फॉर रेजोल्यूशन। तो इसी तरह प्लॉट में भी आप कॉम्प्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। मैंने सी लिखा है, सी का मतलब है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेट करिए उस जो भी आपका सेंट्रल आइडिया है उसको कॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे, और बाद में वो रिजॉल्व कैसे होता है, रिजोल्यूशन कैसे आता है, कैसे हम उसको एंड करते हैं, कैसे सारी चीजों को ठीक करते हैं या नहीं ठीक करते हैं, जो भी आपकी एंडिंग है। सो हाउ डज इट चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट कैसे डेवलप हो रहा है,
एंड अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्राफ कैसा होना चाहिए एक फिल्म के अंदर, क्योंकि फिल्म में जब तक आप इंटरेस्ट नहीं डालेंगे आपकी फिल्म को लोग नहीं देखेंगे। जैसे पैरासाइट फिल्म का मैं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था। पैरासाइट फिल्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, और कहीं पे भी फिल्म पकड़ नहीं छोड़ती है, और एंड तक जो लास्ट क्लाइमेक्स सीन है वो भी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस है, बहुत ही ज्यादा उसमें बांध के रखा है उसने उस सीन ने। तो ये बहुत जरूरी है कि दोस्तों की जो प्लॉट है आपका वो कितना उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसमें। अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो फिर वो फिल्म में लोगों को मजा नहीं आएगा, वो फिर एक वन डायमेंशनल फिल्म होगी, बड़ी पैसिव फिल्म होगी, लोग कहेंगे कि बड़ी प्रिडिक्टेबल फिल्म है, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ कुछ हो ही नहीं रहा यार फिल्म में। तो वो होने के लिए आपको प्लॉट बनाना पड़ेगा, आपको कुछ उतार चढ़ाव लाने पड़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देनी पड़ेंगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस देनी पड़ेंगी, फिर उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से जॉनर ऑफ योर स्टोरी, जॉनर बेसिकली दोस्तों कि आपकी फिल्म की कैटेगरी क्या है। कैटेगरी वो कॉमेडी में आती है, वो ड्रामा में आती है, वो सस्पेंस थ्रिलर है, मिस्ट्री है, साई-फाई है, हॉरर है, रोमांटिक है, क्या है जॉनर आपकी फिल्म का, वो आपकी सिनॉप्सिस में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि जब प्रोड्यूसर कोई पैसा लगाता है तो वो ये उसके मन में डिसाइडेड होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे छोटा सा देता हूँ कि अगर मैं जो राजकुमार हिरानी जी हैं वो कॉमेडी ड्रामास बहुत अच्छा, वो ह्यूमर होता है उनकी उनकी जो सेंट्रल आइडिया होता है बड़ा ही स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको ह्यूमर से वो बहुत अच्छे से लाइक ड्रामेटिक कर देते हैं, और जो लोगों को बड़ा मजा आता है, उनको मैसेज भी मिल जाता है, ह्यूमर भी रहता है, बोरिंग कहानी नहीं बनाते वो। ठीक है, इसी तरह से और भी कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो एक जैसे एल्फ्रेड हिचकॉक जो थे, बहुत ही महान डायरेक्टर थे, वो मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर इनमें एक्सपर्ट थे। तो हर एक डायरेक्टर का बेसिकली दोस्तों एक फोटे होता है, एक उसका एक खास यॉनर होता है जिसका वो चैंपियन होता है, उस यॉनर में उसकी मास्टरी होती है। तो अगर आपका यॉनर आपकी सिनॉप्सिस में क्लियर नहीं हो रहा है और आप एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के पास जाते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, जिस तरह की फिल्में वो बनाता है और जिस तरह की स्टोरी आपने लिखी है, अगर वो जॉनर नहीं आया उसको समझ में, तो ऑब्वियसली वो उसको आगे नहीं पढ़ेंगे। तो कोशिश हमें ये करनी है कि अपने जॉनर्स को बहुत ही, जो भी जॉनर है उस पर कमांड लाना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपकी आपकी जो सिनॉप्सिस है उसमें आपका जॉनर बिल्कुल क्लियर कट दिखना चाहिए कि हाँ ये कॉमेडी ड्रामा लग रहा है, ये फैमिली ड्रामा लग रहा है, ये कुछ सस्पेंस लग रही है फिल्म, ये मिस्ट्री लग रही है फिल्म। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिख देना है कि एकदम ही लिख दिया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है फिल्म में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आपको बैलेंस करना है। ये आर्ट आपको लिखने से आएगी दोस्तों, इसको कोई नहीं सिखा सकता, बिकॉज एवरी फिल्म इज वेरी सब्जेक्टिव। आप जो आइडियाज सोचते हैं वो भी बड़े सब्जेक्टिव हैं, बड़े अंदरूनी होते हैं, तो आप उन आइडियाज को किस तरह से टैकल करते हैं आपको आना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ मेन चीज है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ये चीजें आपकी निखरती जाएंगी और उतना ही आप बेटर होते चले जाएंगे। सिमिलरली एंडिंग, नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कई स्टूडेंट्स जो मेरे थे वो जब भी मेरे पास एक सिनॉप्सिस लेके आते थे, तो ज्यादातर, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि मिस्ट्री हॉरर सस्पेंस इनमें ज्यादातर वेब सीरीज भी आपकी आजकल क्राइम ड्रामा और क्राइम थ्रिलर ज्यादा बन रही हैं, तो इस तरह की कहानियां वो मेरे पास लेके आते थे। और वे भी आते हैं और एंडिंग में वो ये कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर इसकी एंडिंग में हम रिवील कर दें कि किलर कौन है, एंडिंग में जो सस्पेंस है सर वो बता दें कि क्या होता है। अब ये बड़ा ही डाइसी सवाल है दोस्तों कि आप जो सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप एक मिस्ट्री या थ्रिलर फिल्म बना रहे हैं, तो क्या आप एंड में रिवील करेंगे सिनॉप्सिस में कि वो मर्डरर कौन है या वो किलर कौन है या उस फिल्म का जो सीक्रेट है वो क्या है? अगर वो बता देंगे तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एंडिंग को रिवील करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जो एक चीज बड़ी जरूरी है जो मैं आपको बता दूं, कि जो आपकी एंडिंग है अगर आप उसको रिवील कर देते हैं, जो आपका ट्विस्ट है स्टोरी का, या जो आपका कहानी में एक चेंज आता है, जो एक शॉक वैल्यू आती है, अगर आप उसको रिवील कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वही सेंट्रल जो जो उसका शॉक वैल्यू है, जो उसका एक ट्विस्ट है, वो उस प्रोड्यूसर को मजबूर कर देगा कि मैं इस फिल्म को जरूर बनाऊं। तो जैसा कि कहते हैं कि ठीक है कुछ बातें छुपानी चाहिए अपने बारे में, बट कुछ जो आपके बारे में आपकी यूएसपीज हैं, जो खास बातें, जो यूनिक बातें हैं, अगर आप उनको भी छुपा लेंगे तो फिर दोस्तों
बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कन्विंस करना एक प्रोड्यूसर को या सामने वाले को। तो कोशिश करिए कि जो आपकी फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे एक फिल्म आई थी द सिक्स्थ सेंस, एम नाइट श्यामलन की, उस फिल्म की जो एंडिंग है वो बड़ी ही ट्विस्ट से भरी, एक ऐसा ट्विस्ट आता है एंडिंग में कि पूरी कहानी चेंज हो जाती है। तो अगर हम इस तरह की अगर कोई एंडिंग लिखते हैं और हम उस एंडिंग को रिवील नहीं करते अपनी सिनॉप्सिस में, तो आई थिंक शायद ये हो सकता है कि वो डिसइंटरेस्टेड हो जाए आपकी स्टोरी में, उसको वो ट्विस्ट दिखेगा ही नहीं और शायद वो सोचे ये भी एक ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि वो ट्विस्ट अगर देना है, अगर लिखना है तो कैसे लिखना है कि पूरी बात भी हम बोल दें और पूरी बात उनको समझ में भी ना आए, कुछ ऐसा कुछ बीच का रास्ता हमें निकालना है। तो इट्स अगेन अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, एंडिंग रिवील करें सिनॉप्सिस में कि नहीं करें, डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू, आप क्या चाहते हैं। And different acts are there, so you have to work on all the three acts of the film, beginning, middle और end। अभी हम acts की बात आगे आने वाले मॉड्यूल्स में करेंगे जब मैं आपको 3 act स्ट्रक्चर वगैरह बताऊंगा फिल्म्स का। तो एक तरह से देखा जाए तो सिनॉप्सिस एक पूरी समराइज्ड वर्जन है, 1 पेज का होता है, जो आपको एक ई बुक दी गई है साथ में, उसमें आपको कुछ फिल्म्स के सिनॉप्सिस भी दिए हैं। तो आप एक बार ये वीडियो आपने देख लिया है, ये मॉड्यूल आप पढ़ ही रहे हैं, आप साथ साथ अगर आप उन स्क्रिप्ट्स को भी पढ़ लें, सॉरी उन सिनॉप्सिस को भी पढ़ लेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन easier said than done, I would suggest all of you to keep on writing। अगर आप सिनॉप्सिस लॉग लाइन के बाद सिनॉप्सिस पे आते हैं तो सिनॉप्सिस आपको लिखना है और कोशिश करना है कि जितना बेटर कर पाए, और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आप अपनी बात भी कह दें और मेजर जो खास बातें आपकी फिल्म की वो भी अभी थोड़ी सी सरफेस पे ना भी दिखे, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहे हाँ यार इसमें कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, इसमें हमें लग रहा है कि कुछ खास होगा इस फिल्म में, फिर हम आगे बढ़ेंगे और ट्रीटमेंट पे आएंगे। सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स बेस्ड ऑन सिनॉप्सिस। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की तरफ। तो कोशिश करिए कि इसको एक बार दोबारा पढ़िएगा, दोबारा से इसको रिवाइज करिए, दोबारा से प्रैक्टिस करिए, और जो ई बुक आपको दी गई है उसमें जो सिनॉप्सिस के एग्जाम्पल्स हैं उनको भी एक बार स्टडी करिए। तो ये था सिनॉप्सिस मॉड्यूल 5 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा लॉग लाइन कैसे लिखते हैं, सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी सिनॉप्सिस इंटरेस्टिंग लगी प्रोड्यूसर को, उसको लगा कि लॉग लाइन तो अच्छी थी, सिनॉप्सिस में अब मैं और क्लियर हो गया हूँ, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज विच इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट आ गया दोस्तों। ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली ट्रीटमेंट आपकी जो स्क्रीन प्ले है, जो आपने 100 पेज का 150 पेज का जो भी स्क्रीन प्ले लिखा है, उसका एक ब्लूप्रिंट है। वो स्क्रीन प्ले तो पढ़ेगा तो 150 पेज तो शायद वो नहीं पढ़ पाएगा, उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो ट्रीटमेंट जरूर पढ़ सकता है आपका। वो ये देखना चाहता है कि इस कहानी को आपने ट्रीट कैसे किया है। ठीक है, तो यहां तक आते आते एक राइटर की जो खास बातें, जो एक राइटर की यूएसपी है, वो नजर आने लगती है। क्योंकि जैसे जैसे अब क्या हो रहा है कि आप डाइवर्ज हो रहे हो, ठीक है ना, आप आपके आइडियाज अब निकल रहे हैं। अभी तक आप एक पॉइंट पे थे, अब आप धीरे धीरे डाइवर्ज हो रहे हो और अब आप कई फैसेट्स को एक स्क्रीन प्ले के हैंडल करने जा रहे हो, जो कि फिल्म आगे चल के आपकी पूरी फिल्म में कन्वर्ट होगा। तो जैसा कि मैं बताऊं, ट्रीटमेंट इज बेसिकली ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्क्रीन प्ले। जैसा मैंने भी आपको बताया, उसका ब्लूप्रिंट है, उसका एक मास्टर प्लान का छोटा सा एक हिस्सा है। साथ में आपको ट्रीटमेंट में फिल्म का पूरा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि फिल्म कब स्टार्ट होगी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फिल्म का लीनियर वे में आप फिर स्टोरी टेलिंग करोगे कि नॉन लीनियर करोगे, कि आपके फिल्म में फ्लैशबैक्स बहुत होंगे, कि फिल्म आपकी प्रेजेंट डे से स्टार्ट होगी फिर वो पास्ट में जाएगी, या और भी कोई और नया तरह का आप कुछ स्ट्रक्चर लाना चाहते हो कि आपकी फिल्म एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है, कि हम प्रेजेंट डे से स्टार्ट करते हैं और हम पास्ट में जाते हैं। जैसे ब्लैक फ्राइडे एक फिल्म आई थी अनुराग कश्यप की, वो आप देखें तो स्टार्ट वो बॉम्बे ब्लास्ट से होती है और फिर धीरे धीरे हम पीछे चलते चले जाते हैं कि कैसे वो पूरा प्लान आउट हुआ था। तो एक एपिसोडिक फॉर्म में उस फिल्म को दिखाया गया है। क्या आप इस तरह की कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं, या 3 इडियट्स जैसे उसमें हम प्रेजेंट डे से स्टार्ट करते हैं और फिर फ्लैशबैक्स के थ्रू हम एक पूरा कैरेक्टर, जो रैंचो का कैरेक्टर है, वो डेवलप करते हैं और फाइनली हम जा करके एक ट्विस्ट भी आता है उस फिल्म में एंड में। उस तरह का कोई स्ट्रक्चर है। रॉक स्टार भी एक इसी तरह की फिल्म थी जिसमें हम बैक एंड फोर्थ आते जाते रहते हैं। या हमारी फिल्म वेकअप सिड जैसी फिल्म है, जो कि एक प्रेजेंट डे से स्टार्ट होती है और फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ती है, जो कि लीनियर वे में पूरी फिल्म बताते हैं। तो आपकी फिल्म का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएंगे ट्रीटमेंट में। साथ साथ बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान से देखिए, टाइम एंड स्पेस। आपकी फिल्म किस समय की कहानी है? क्या आपकी फिल्म प्रेजेंट डे इंडिया के बारे में है, कि आपकी फिल्म इज अ पीरियड ड्रामा? अगर आपकी फिल्म इज
अबाउट 1980 के बारे में है, कोई जैसे स्पेशल 26 एक फिल्म आई थी, तो वो 1980s में जो नकली सीबीआई की जो रेड्स पड़ी थी उनके ऊपर थी वो फिल्म। तो क्या उस समय की फिल्म है, तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि आपकी फिल्म का टाइम क्या है, टाइम पीरियड क्या है आपकी फिल्म का, कंटेम्प्रेरी फिल्म। या ये भी हो सकता है कि कई लोग हैं जो फ्यूचरिस्टिक फिल्म भी बनाते हैं कि दिस इज इंडिया इन 2035 या दिस इज वर्ल्ड इन 2060। अगर आप इस तरह का बता रहे हैं तो कोई फ्यूचरिस्टिक फिल्म अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको टाइम बताना बहुत जरूरी है। साथ साथ स्पेस आपकी फिल्म का, आपकी फिल्म दिखेगी कहाँ पे, है कहाँ पे, कौन से स्पेस में आपकी फिल्म शूट हुई है, स्पेस इन द सेंस कि उसका वर्ल्ड स्पेस क्या है, क्या आपकी फिल्म न्यूजीलैंड में शूट होगी, कि आपकी फिल्म में हम क्या दिखा रहे हैं, आपकी फिल्म में इट्स अबाउट अ पीरियड ड्रामा ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर आपकी फिल्म आगरा के ऊपर है तो आगरे के किले के बारे में, तो क्या आपका फिल्म, या इस तरह पानीपत फिल्म आई थी, तो स्पेस जानना बहुत जरूरी है फिल्म का। और ये आप ट्रीटमेंट में हर जगह पे मेंशन करेंगे कि फिल्म का स्पेस क्या है। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, हम ये इसलिए करें क्योंकि इस फिल्म को आगे चल के बनना है, इस फिल्म को शूट होना है। तो जितनी चीजें हम अभी से क्लियर करना शुरू कर देंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शूटिंग इन्वॉल्व्स मनी, बजट, तो जब तक आपका ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी, हमें ये नहीं पता होगा कि हमें कितना पैसा लगाना है, हमारा बजट क्या है, हमारी फिल्म हम बाहुबली बनाने जा रहे हैं कि हम भेजा फ्राई बनाने जा रहे हैं, वी डोंट नो। सो टाइम एंड स्पेस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो ट्राई एंड फाइंड आउट, एंड अपने ट्रीटमेंट में टाइम और स्पेस का भी मेंशन करिए, बहुत जरूरी है, फुल स्ट्रक्चर के साथ। नंबर 3, मेजर कैरेक्टर्स एंड द माइनर कैरेक्टर्स। So, who all are the major characters in your films? आपकी फिल्म में मेजर कैरेक्टर्स, या आपकी वेब सीरीज में या जो भी शॉर्ट फिल्म है, मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से? मेजर कैरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो आपकी फिल्म में मैक्सिमम स्क्रीन टाइम जिनका है, जिनके बारे में स्टोरी है, जिनके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है। माइनर कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो हैं आपकी फिल्म में लेकिन उनके रोल्स ज्यादा बड़े नहीं है, जो स्क्रीन टाइम उनका थोड़ा कम है। दे आर इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी, बट उनका छोटा छोटा रोल है, किसी का 10 मिनट का रोल है, किसी का 5 मिनट का रोल है। दे आर ऑल योर माइनर कैरेक्टर्स। तो इंट्रोड्यूस करिए अपने सारे मेजर कैरेक्टर्स, अपने माइनर कैरेक्टर्स को, और क्लियर करिए कि ये हमारी फिल्म में आने वाले हैं, ये इसका दोस्त है, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसका बॉस है। सो दीज दे यू नो कॉन्स्टिट्यूट योर एंटायर कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन योर फिल्म। सो इट शुड बी वेरी मच क्लियर। साथ साथ मेजर माइनर कैरेक्टर्स की बहुत जरूरी चीज है कास्टिंग के लिए। सो मेक श्योर करेगा कि उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उनका कैरेक्टर स्केच बनाइए कि कौन सा कैरेक्टर क्या प्ले करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का है जो कि एक बैंक ऑफिसर है या बैंक में काम करता है, तो उसकी एज क्या होगी? अगर हाँ उसकी एज 25 है तो 25 ईयर का आपने लिख दिया उसमें, तो यानी कि जब आप कास्टिंग करेंगे अपनी फिल्म का, तो यू आर सर्चिंग फॉर somebody who can play a 25-year-old guy, a bank officer. So तो ये आपको उस समय बहुत काम आने वाला है। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिया, उनकी एज नहीं लिखी, तो कास्टिंग में फिर आपको बहुत सोचना पड़ेगा। आपने क्लियर ही नहीं किया आपके दिमाग में कि 25 साल का है कि 35 साल का है, एंड इट डिपेंड्स अलॉट, बिकॉज फिल्म है, ये बननी है आगे चल के, तो एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। कास्टिंग में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स और मेजर कैरेक्टर्स, what is the relationship between them, how are they affected to each, how are they related to each other first of all, and how do they get affected from each other। तो क्या हो रहा है उनके रिलेशनशिप, और सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। क्या अगर इसका रिलेशनशिप ऐसा, अगर ये इस टाइम पे आपकी फिल्म में पॉजिटिव माइंडसेट पे, तो क्या वो उससे जुड़ा हुआ कोई आदमी नेगेटिव माइंडसेट में हो सकता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स कि आपको क्लियर करने पड़ेगा कि मेरी फिल्म में ये इनके इर्द गिर्द घूमती है, ये इनका रिलेशनशिप सिनारियो है, और ये इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे वो रिलेशनशिप चेंज होती है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे हमें पता है परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसी तरह से परिवर्तन बहुत जरूरी है आपकी स्क्रिप्ट के अंदर भी। अगर आपकी स्क्रिप्ट के अंदर चेंज नहीं हो रहा, अगर आपके कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टर आर्क्स हैं अगर वो एक जैसे फ्लैट जा रहे हैं, तो अगेन आपकी फिल्म को कोई नहीं देखेगा। सो आपको कोशिश करना है उतार चढ़ाव देना है, एक कैरेक्टर को प्रॉब्लम देना है। एक कैरेक्टर स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म में एक जैसा था, अगर बाय द एंड ऑफ द फिल्म में उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया, देन आई थिंक एट फर्स्ट पॉइंट यू शुड नॉट यूज दैट कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में या तो पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव चेंज आएगा, बट चेंज बहुत जरूरी है। तो वो चेंज कैसे आ रहा है रिलेशनशिप्स में, और वो कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो चेंज अगर आया तो डेवलप कैसे हुआ, जो भी चेंज आया। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपरली लिखनी पड़ेंगी थोड़ी डिटेल में जाकर के। साथ साथ डायलॉग्स लिखने की आपको ट्रीटमेंट में जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स होता ही होता है। हाँ,
लेकिन कुछ अगर एक दो डायलॉग्स आपके ऐसे लगते हैं जो आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके कैरेक्टर को क्लियर कर देते हैं डायरेक्टर के माइंडसेट पे या प्रोड्यूसर के माइंडसेट पे, तो डायलॉग लिखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो डायलॉग जब आप लिखें तो आप सोच में लिखिएगा। हो सकता है जैसे कई बार किसी किसी फिल्म्स का, जैसे शोले के आप देखें तो डायलॉग्स आज भी फेमस हैं, तो किसी किसी फिल्म्स की खास बात डायलॉग्स भी बन जाते हैं। तो अगर आपको लगता है ये डायलॉग बहुत दमदार हो सकता है, इस डायलॉग की वजह से ये फिल्म हिट हो सकती है, तो वो डायलॉग मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से यूज करेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा डायलॉग बढ़ दिए तो आपका ट्रीटमेंट बहुत लंबा बन जाएगा। सो अवॉइड राइटिंग टू मेनी डायलॉग्स, यू डोंट नीड दैट मच। देन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ व्यू। पीओवी इज पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं, किसके बारे में है स्टोरी, ये स्टोरी का जो जो मेन सूत्रधार है वो कौन होगा, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एक फिल्म के अंदर 8 से 10 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 15 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बट हम किसके साथ टिकेंगे, ऑडियंस किसको रूट करेगी। ठीक है, जैसे वेकअप सिड जो फिल्म थी उसमें सिड के बारे में है, तो पीओवी इज ऑफ सिड, हम दुनिया सिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उस फिल्म के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक फिल्म का एक पीओवी होता है। वो पीओवी क्या है आपकी फिल्म में, किस कैरेक्टर का पीओवी है, वो बताना बहुत जरूरी है अपने ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट आता है की ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट्स। की ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट्स, आपकी फिल्म के अंदर ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट्स क्या है, कि जब जब फिल्म का जो ग्राफ है वो जब स्ट्रेट ज्यादा सडनली कुछ होता है और आपकी फिल्म चेंज हो जाती है, या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, या तो कुछ चेंज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो चेंज होना बहुत जरूरी है। और वो ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट्स क्या पूरी फिल्म में, अगर 2 घंटे की फिल्म है तो किस किस पर्टिकुलर टाइम पे वो चेंजेस होंगे आपकी स्क्रिप्ट पे, कि जब कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन चेंज होगा या जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको जो वो चेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, वो चेंजिंग को ड्रामेटिक पॉइंट्स क्या है। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, कितना ड्रामा हो सकता है उसमें उतार चढ़ा, जितना ज्यादा आपके ये ड्रामा ड्रामेटिक टर्न्स अच्छी जगह पे प्लेस होंगे और अच्छी तरह से करे जाएंगे, उतना ही इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी बनेगी। साथ में एक्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल करिएगा। आप सबने ग्रामर पढ़ी होगी स्कूल में, वर्ब्स, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन सबको पता है। वर्ब बेसिकली जैसे कि अगर मैं मान लीजिए एक सेंटेंस लिखता हूं कि राहुल वॉज वॉकिंग, तो हम ये नहीं लिख सकते कि राहुल वॉज वॉकिंग, हमें लिखना होगा राहुल वॉक्स। तो एक्टिव एक्टिव वॉक्स, वॉकिंग नहीं है, वॉज वॉकिंग नहीं है, दौड़ नहीं चुका है, दौड़ रहा है, राहुल वॉक्स। ठीक है, तो राहुल वॉक्स लिखेंगे हम, एक्टिव वर्ब लिखेंगे, ना कि राहुल वॉज वॉकिंग। सो इट्स अ स्मॉल एग्जांपल। तो इसी तरह से इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक्टिव वर्ब्स में पूरी स्टोरी आपको लिखनी है ट्रीटमेंट में। अवॉइड मेटाफर एंड एक्सपोजिशन। अवॉइड, यहां मैंने क्रॉस मारा हुआ है, इनको अवॉइड करना है आपको। मेटाफर्स एंड एक्सपोजिशंस आर वेरी गुड स्टोरी टेलिंग डिवाइसेस जो हम स्क्रीन प्ले में यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, एक्सपोजिशन इज योर बैक स्टोरी। मेटाफर बेसिकली क्या है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, की आप 2-3 चीजों को जोड़ करके कुछ और आइडिया कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे ट्रीटमेंट में, ये हमारा ये एक्शन ओरिएंटेड चीजें हैं, ये हम दिखाएंगे करके, ये हमारे एक्शन रिवील करेंगे, ना कि हमारा ट्रीटमेंट में। तो इसको थोड़ा अवॉइड करें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको अपने ट्रीटमेंट में। ठीक है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्क्रीन प्ले। ना इतना अगर आपको क्लियर हो गया दोस्तों, तो आपको जो ई बुक मिली है साथ में, उसमें ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, कुछ फिल्म्स के आपको ट्रीटमेंट भी मिलेंगे, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स आप उसमें ढूंढ भी सकते हैं। तो और अगर आपको 1-2 पॉइंट्स मिसिंग भी लगे तो कोई बात नहीं, आप अपने पॉइंट्स खुद भी ढूंढ सकते हैं। आप कोई भी फिल्म देख करके उसका ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है दोस्तों, कि जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन सिनॉप्सिस तो 1 पेज का था, लॉग लाइन 2-3 लाइंस की थी, तो ट्रीटमेंट की लेंथ क्या होगी ये जानना बड़ा जरूरी है। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैंने इजाद किया है। जितना भी मैंने ट्रीटमेंट्स देखे हैं और मैंने अपना खुद का एनालिसिस है, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला कहता है कि जो लेंथ है ट्रीटमेंट की, कितने पेजेस पे लेंथ होगी, इज इक्वल टू 10% ऑफ द रन टाइम। RT का मतलब है रन टाइम। रन टाइम का मतलब है कि आपकी फिल्म का टोटल ड्यूरेशन क्या है, क्या आपकी फिल्म 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, 1 घंटे की है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी फिल्म है 120 मिनट, फॉर एग्जांपल 2 घंटे की फिल्म है, ठीक है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, तो रन टाइम हमेशा हम मिनट्स में लिखेंगे। तो अगर मुझे लेंथ जाननी है तो मैं 10/100 इंटू रन टाइम। रन टाइम कितना बताया मैंने आपको, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स इज 120 मिनट्स। तो 1 मिनट्स में हम लिखेंगे, हम आवर्स में नहीं लिखेंगे। तो इसको हम कर देंगे 120। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इट कम्स आउट एज 12। तो यानी कि आपका जो ट्रीटमेंट का लेंथ होगा वो एक 2 घंटे की फिल्म के लिए
तकरीबन 12 पेज का होगा। अब 12 का वो 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बट हाँ तकरीबन आमतौर पर तो 2 घंटे की फिल्म का ट्रीटमेंट 12 पेज का। इसी तरह अगर बहुत लंबी फिल्म है आपकी 3 घंटे की है तो 18 पेज का होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, ये बड़ा काम आएगा आपको। तो एकदम क्लियर होगा आपको कि 1 पेज की सिनॉप्सिस है, 12 पेज का मेरा ट्रीटमेंट है, 3 लाइंस का मेरा लॉग लाइन है, एंड दिस विल मेक यू मोर क्लियर। ये चीजें जरूरी क्यों है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। लॉग लाइन, सिनॉप्सिस और ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो एक दिमाग, जब जो ब्रेन है, वो एक घोड़े की तरह होता है, एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। क्योंकि अगर हम घोड़े को अगर हम लगाम नहीं देंगे तो क्या होता है, घोड़ा कहीं पे भी भाग लेगा। तो घोड़े को लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अगर घोड़े को लगाम लगाने के लिए हम घोड़े को पकड़ के रखते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे से टेम करते हैं, तो जब हम उस घोड़े को उस पर लगाम लगाना सीख लेते हैं तो हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि अब घोड़ा भागेगा नहीं, अब इधर भागेगा। तो दिमाग के घोड़े जो दौड़ते हैं इधर उधर, क्योंकि हम भटकते रहते हैं, हमें लगता है यार क्या करूं, कैसे ये पहले बनाऊं कि ये पहले बनाऊं, तो इस चीज को दिमाग से निकालिए। और जो लॉग लाइन, सिनॉप्सिस और ट्रीटमेंट है, ये एक तरह से आपकी स्टोरी पे, आपकी स्क्रीन प्ले पे एक लगाम कस देगा बहुत अच्छी तरह से। और लोगों को जो लोगों तक ये स्क्रिप्ट बनेगी, जो फिल्म बनेगी, वो और अच्छा एक मैसेज जाएगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी आपकी फिल्म में, क्योंकि आपने अपना पेपर वर्क पूरा कर रखा है। और इसको आप और अच्छा करने के लिए 1-2 चीजें और ऐड कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आपकी लोकेशन क्या होगी, आपको दिख रहा है कि मेरी लोकेशन कुछ खास, मेरी फिल्म का यूएसपी एक लोकेशन भी है, तो आप एक कोई लोकेशन, आप कोई इंटरनेट से कुछ सीन्स निकाल सकते हैं जो आपकी लोकेशन को मैच करते हुए सीन्स हैं, उनकी फोटो डाल सकते हैं ट्रीटमेंट में। आपकी जो कैरेक्टर स्केचेस हैं, कि सपोज आपकी कहानी एक मोटे लड़के के बारे में है जिसका मेन प्रॉब्लम ही मोटापा है, तो उससे मिलता जुलता आपको कोई कैरेक्टर दिख रहा है तो आप उसकी फोटो लगा सकते हैं कि ये कुछ कैरेक्टर ऐसा होगा। ये कुछ चीजें, या आपकी फिल्म का कलर टोन कैसा होगा, आपकी फिल्म का कलर कुछ ऐसा सेपिया टोन होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ठीक है, या ब्लूइश टिंट आएगा उसमें। उससे रिलेटेड कोई इमेज आपको अगर यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे मिलती है, तो आप वो भी ट्रीटमेंट में डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अच्छे से प्रेजेंटेशन इसका अच्छे से बना सकते हैं ताकि प्रोड्यूसर को क्लियर हो जाए। अब इस टाइम तक अगर आपकी सारी चीजें अच्छी हैं, आपने अच्छे से लिखी हैं, प्रॉपर्ली पेपर वर्क पूरा किया है, प्रोड्यूसर को एक आइडिया लग जाएगा कि मेरी फिल्म कैसी बनने वाली है। तो यानी कि अगर उसको आपने लॉग लाइन से थोड़ा सा बताया, सिनॉप्सिस से और थोड़ा क्लियर हुआ, और ट्रीटमेंट से उसको काफी हद तक फिल्म नजर आ रही है अपनी कि मेरी फिल्म ऐसी बनकर तैयार होगी, सो नाउ वो अपनी जेब थोड़ी और ढीली कर सकता है, वो आपकी फिल्म पे पैसा लगा सकता है। सो लॉग लाइन, सिनॉप्सिस एंड दिस वाज ट्रीटमेंट। अब हम जानते हैं 2 और छोटी सी चीजें कि टैगलाइन क्या होता है और थीम क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना लॉग लाइन, सिनॉप्सिस, ट्रीटमेंट। 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं। सबसे पहले हम करते हैं टैगलाइन। कई लोग को ये एक गलत फहमी है कि टैगलाइन इज इक्विवेलेंट टू लॉग लाइन, बट देयर इज अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस इन बोथ द वर्ड्स। लॉग लाइन हमने जाना था कि हु, व्हाट एंड हाउ वाला कॉन्सेप्ट था, कि इस फिल्म की कहानी 2 या 3 लाइंस में। टैगलाइन बेसिकली दोस्तों एक क्यूरियोसिटी को जनरेट करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, और वो एक तरह से एक स्लोगन के तौर पे काम करता है फिल्म का, और फिल्म को एक अलग थोड़ा सा पहचान देता है, ताकि एक क्यूरियोसिटी थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है रिलीज के पहले, और लोगों को एक फिल्म देखने के बाद जो उसमें एक वो टैगलाइन है, वो कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्ट होता है उससे रिलेटेड, या उससे रिलेटेड कोई प्लॉट होता है फिल्म के अंदर। तो ज्यादा कुछ इसमें जानने का नहीं है। टैगलाइन एक आपके ऊपर है, आप अपनी फिल्म में कोई टैगलाइन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं, कुछ का कोई हार्ड एंड फास्ट अगेन कोई रूल नहीं है। मैंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हुए हैं जिसकी टैगलाइंस काफी फेमस हैं, तो आइए एक बार जानते हैं कि क्या क्या टैगलाइंस हैं इन फिल्म्स की। सबसे पहले चलिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक फिल्म आई थी बदलापुर, तो बदलापुर का टैगलाइन था डोंट मिस द बिगनिंग। Now if you like remember, ये जो वरुण धवन की फिल्म थी, इसमें श्रीराम राघवन ने एक ट्विस्ट दिया था कि इसमें बदलापुर की स्टार्टिंग में लिख दिया था डोंट मिस द बिगनिंग। तो कहीं ना कहीं वो एक सस्पेंस बना हुआ था फिल्म को लेकर के, और ये एक एंड में जाके हमने पूरा फिल्म को जब देखा तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई किया उन्होंने, और टैगलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसकी। देन देयर इज अ फिल्म कॉल्ड द डार्क नाइट। Why so serious is the tagline of the Dark Knight. जॉज एक फिल्म आई थी स्टीवन स्पीलबर्ग की, आपने देखी होगी, जिसमें एक शार्क मछली होती है बहुत बड़ी सी, 75-76 के आसपास आई थी फिल्म। जॉज का टैगलाइन था नेवर गो इन द वाटर अगेन।
सो वो भी एक तरह का एक टैगलाइन था उस समय में, और उन्होंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। बहुत पहले की फिल्म है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स 45 ईयर्स के आसपास हो गया इस फिल्म को। तो उस समय के हिसाब से थोड़ा सा उन्होंने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया था। देन यू हैव मेमेंटो। मेमेंटो एक फिल्म आई थी जिसका थोड़ा सा इंस्पायर्ड होके हमारे यहाँ गजनी फिल्म बनी थी आमिर खान की। तो मेमेंटो का जो टैगलाइन था, इट सेड कि मेमेंटो का था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, some memories are best forgotten, some memories are best forgotten. So again you're getting a hint कि फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो कुछ मेमोरी से रिलेटेड है। तो अगेन इट वाज अ इंटरेस्टिंग वॉच। द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स का था रियलिटी इज द थिंग ऑफ द पास्ट। अगेन बड़ा फेमस टैगलाइन था। तो ये भी कहीं ना कहीं फिल्म को एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को मेंटेन करने के लिए। तलाश आमिर खान की एक फिल्म आई थी, रीमा काकती ने बनाई थी। उसमें तलाश का टैगलाइन क्या था? द आंसर लाइज विद इन। सो अगेन जब आप एंडिंग देख लेते हैं फिल्म का, तब आपको लगता है अच्छा ये पहले से बोला होता है इन्होंने और ये हम पकड़ नहीं पाए फिल्म के अंदर। स्वदेश वी द पीपल। तो दीज आर और ऐसे बहुत सारी और भी फिल्म्स हैं। आप इनका टैगलाइन, उनका कोई ना कोई टैगलाइन अगर है तो आपको जानना चाहिए और एक लिस्ट बनाइए इस तरह की फिल्मों की। और इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू एंड it creates curiosity. So this was tagline. So do not confuse it with logline. ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग कि थीम क्या होती है। So guys, टैगलाइन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक बार थीम पे आते हैं। मैंने कुछ थीम्स आपके लिए लिख के रखी हैं। थीम बेसिकली होता क्या है? थीम कुछ नहीं होता। थीम आपका सेंट्रल जो आइडिया है फिल्म का, जिसकी वजह से फिल्म देखी जाती है, जिसकी वजह से ये थीम डिसाइड करता है कि फिल्म देखने लायक है कि नहीं है। थीम को बनाने का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा कि स्टोरी प्लस प्लॉट इज इक्वल टू कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ये तीनों चीजें जो है, स्टोरी हो गया आपका, स्टोरी क्या है, फिर आपने उसको किस तरह से बताया है, और साथ में सेंट्रल कैरेक्टर है आपका, उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ये तीनों चीजें जो है आपके थीम को डिसाइड करती हैं कि उनका आपस में रिलेशन कैसे आता है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रिडेम्पशन एक बहुत ही ज्यादा यूज्ड की गई थीम है हमारी फिल्म्स में। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है कि किसी चीज को रिडीम करना, प्रायश्चित करना, या किसी चीज से, जैसे हमने चक दे इंडिया में अभी बात की, डिसग्रेस्ड हॉकी प्लेयर, तो ही सीकिंग रिडेम्पशन। तो चक दे इंडिया इज अगेन बेस्ड ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारी थीम डिसाइड होती है कि फिल्म का ओवरऑल सेंट्रल आइडिया क्या है, कोर क्या है आइडिया का। ठीक है, ये आपको आपकी स्टोरी में ढूंढना पड़ेगा कि मेरी फिल्म की स्टोरी तो ये है, लेकिन इसकी थीम क्या है, इसमें थीम। और ये थीम मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं कि एक फिल्म में एक ही थीम हो। एक फिल्म में 7 से 8 थीम्स भी हो सकती हैं, 10 थीम्स भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि क्या क्या थीम्स हैं उसमें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि किस तरह से एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है, एक जो प्रोटैगनिस्ट है शायद वो ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे एक फिल्म आई थी वेकअप सिड, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन थीम कह सकते हैं कि किस तरह से सिड स्टार्टिंग में था और किस तरह से वो एंड में बना, क्या उसके साथ चेंजेस हुए। मे बी एक और आया था मेड इन हेवन, एक वेब सीरीज आई थी अभी रिसेंटली जोया अख्तर की। तो उसमें भी आपने देखा कि जो सेंट्रल कैरेक्टर्स थे करण और तारा, उनका किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ द। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन मेड इन हेवन में एक छोटा सा थीम ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। साथ साथ लक्ष्य एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें भी ट्रांसफॉर्म होता है सेंटर। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन थीम को ढूंढ सकते हैं। साथ में है वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब होता है रिवेंज, बदला। नाम ही काफी है। बदला के ऊपर ज्यादातर पता नहीं कितनी फिल्में बनी होंगी, हजारों लाखों फिल्में बनी होंगी। जो तुरंत दिमाग में आती हैं उनमें से एक है किल बिल। टैरेंटिनो की एक फिल्म थी किल बिल, जो कि पूरी रिवेंज पे बेस्ड थी। इसके अलावा आपने देखी होगी गजनी, देखी होगी मेमेंटो, देखी होगी। सारी फिल्म्स रिवेंज ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, बहुत ज्यादा खून खराबा वगैरह सब कुछ है। तो पता लग जाता है कि फिल्म इज अबाउट वेंजेंस। तो आपको थीम में लिखना पड़ेगा। जब आप ट्रीटमेंट वगैरह भी लिखेंगे तो उसमें अपनी थीम को लिख दीजिए। अच्छी बात है, आपका और आइडिया क्लियर हो जाएगा। जस्टिस, अगेन द फिल्म इज अबाउट जस्टिस। मे बी अ कोर्ट रूम ड्रामा भी हो सकता है। नो वन किल जेसिका जैसी फिल्म हो सकती है। ठीक है, जिसमें कि कुछ जस्टिस के बारे में कुछ बात की जा रही है। या OMG हो सकती है, ओ माई गॉड।
जिसमें भी कोर्ट रूम ड्रामा है और जो प्रोटैगनिस्ट है फिल्म का वो जस्टिस चाहता है, वो अर्थक्वेक में उसकी दुकान चली गई, सो ही सीकिंग जस्टिस। तो सबका अपना अलग अलग तरीका है, कुछ लोग इंटेंस ड्रामा बनाते हैं, कुछ लोग उसको ह्यूमर में दिखाएंगे, वो डिपेंड करता है, लेकिन सेंट्रल थीम जो है वो सेम है, जस्टिस। हाँ, इसके अलावा और भी थीम्स हो सकती है। सेक्रीफाइस, नो सेक्रीफाइस नाम से ही जाहिर है कि जो सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है एक फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर आपका। तो इस रिलेटेड आप कौन कौन सी फिल्म देख सकते हैं, जैसे मेरे दिमाग में आती है सिंड्रेला मैन एक फिल्म थी, इट्स अ वंडरफुल लाइफ एक फिल्म थी, ठीक है, लाइफ इज ब्यूटीफुल एक फिल्म थी। तो ये सारी फिल्म्स में आप सेक्रीफाइस देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म का बेसिकली सेंट्रल आइडिया है क्या, और थीम आप उसी से निकाल के लिख देते हैं। तो ज्यादा इसमें कुछ सोचने की चीज नहीं है, और कोशिश करिए अपनी अपनी स्क्रिप्ट में जितनी थीम्स आप निकाल पाएंगे उतना आपकी स्टोरी स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा उसके बायर्स होंगे, उतना ज्यादा उसके टेकर्स होंगे, और उतनी जल्दी आपकी फिल्म को बजट भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने मॉड्यूल 5 में क्या क्या चीजें करी, हमने लॉगलाइन किया, हमने सिनॉप्सिस किया, हमने ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा, हमने टैगलाइन और लॉगलाइन में क्या डिफरेंस है, टैगलाइन को कैसे लिखते हैं वो पढ़ा, हमने थीम के बारे में पढ़ा, थीम को किस तरह से करते हैं। आई थिंक ये पांचों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में, और इनको कभी भी नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि फिल्म बनाते वक्त, फिल्म लिखते वक्त हम कई बार कुछ गलतियां कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये जैसा मैंने अभी बताया कि एक घोड़े को लगाम लगा के रखेगा, आपके दिमाग के जो घोड़े हैं उनको नियंत्रित करेगा, ये उनको एक जगह पे लाएगा, और आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो भटकेगी नहीं रास्ते से, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा अचीव होगा। तो कोशिश करेगा, ये मॉड्यूल 5 यहीं पे एंड होता है, कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें इनके बारे में भी, ई बुक जो हमने आपको दी है उसमें भी आप इनको ढूंढें, इनको समझें, और अगर कोई डाउट आपको होता है तो हम डाउट सेशन में ऑब्वियसली क्लियर कर सकते हैं। So friends, this is the end of module 5, and now we are going to start with module 6, which is going to be dealing with फॉर्मेटिंग ऑफ अ स्क्रीन प्ले। जी हाँ, जिसका आपको अभी तक इंतजार था कि स्क्रिप्ट लिखने की टेक्निक क्या है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, किस तरह से फॉर्मेट करेंगे, वो मैं आपको अब बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है इतना बताना पहले जरूरी था। अब हम देखेंगे कि उसको लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्म क्या होगा। तो अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 6 में फॉर्मेटिंग ऑफ अ स्क्रीन प्ले। टिल देन टेक केयर।